बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सियम एकेडमी। CSS लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जनरल एबिलिटी के पास्ट पेपर 2020 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 6A में इन क्वेश्चन 6A Tariq can do a tailoring job in 6 hours. Sajid does the same job in 4 hours. Irfan does it in 8 hours. Tariq and Sajid start doing work together. Sajid leaves after 2 hours and Irfan replaces him. How long would it take to complete the work? इसमें टेलरिंग जॉब को 3 लोग मिलके तारिक, साजिद और इरफान मिलके कंप्लीट करते हैं। हर एक उस जॉब को इंडिविजुअली कितने टाइम में कर सकता है वो हमें बताया गया है। तारिक उस जॉब को 6 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है, जबकि साजिद 4 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है और इरफान 8 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन उन्होंने मिलकर चुंके काम किया है तो डेफिनेटली वो जो इन तीनों में से जो कम टाइम है, मिनिमम टाइम है 4 आवर्स साजिद का, वो इससे कम टाइम में ये तीनों मिलके फिनिश कर सकते हैं। अब हमें ये फाइंड करना है वो कितने टाइम में फिनिश करेंगे, जबकि तारिक एंड साजिद जो है दोनों ने 2 आवर्स तक काम को किया था और 2 आवर्स के बाद जो है साजिद ने उसको छोड़ दिया बीच में और फिर उसको जो रिप्लेस किया इरफान ने और उसको कंप्लीट किया है तारिक और इरफान ने। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वो टोटल टाइम हमें गिवन उनका कंप्लीशन का, हम इसको ये यूनिटी मेथड कह लें, हम इसको यूनिट टाइम में कितना वो काम कंप्लीट करेंगे 1 आवर में, ये हर एक का हम इतना पार्ट निकाल लेते हैं और फिर हम उसको एडअप करके इस जॉब को टाइम निकाल लेंगे। तारिक कैन डू अ जॉब इन 6 आवर्स, सो इन तारिक कैन डू द जॉब इन 6 आवर्स, तो हम इसका 1 आवर में निकाल लेंगे। पार्ट ऑफ जॉब फिनिश्ड बाय तारिक इन 1 आवर टाइम, तो इस टाइम का जो हमारे पास इसका टोटल टाइम था कंप्लीशन का, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हमारे पास इतना जॉब जो इतनी ये 1 घंटे में तारिक कंप्लीट कर सकता है। सिमिलरली साजिद जो है वो 4 आवर्स में कंप्लीट करता है। साजिद कैन डू द जॉब in 4 hours, so part of job finished by Sajid in 1 hour. 1 hour में साजिद कितना इस काम का कंप्लीट करेगा, कितना पार्ट कंप्लीट करेगा, चूंकि उसको 4 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है तो अगर हम उसकी जॉब को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर घंटे में वो 1 पार्ट कंप्लीट करेगा, तो 1 घंटे में 4 में से 1 पार्ट कंप्लीट किया मीन्स 1/4 वो 1 घंटे में कंप्लीट कर सकता है। अब तारिक और साजिद ये दोनों मिलकर उसको काम को स्टार्ट करते हैं और वो 1 घंटे में वो कितना दोनों काम कंप्लीट कर लेंगे ये हम फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट ऑफ जॉब फिनिश्ड बाय तारिक एंड साजिद। तारिक और साजिद दोनों मिलके इसको कितना काम 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट करेंगे। तारिक 1 घंटे में करता है काम 1/6 जबकि साजिद करता है 1/4। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 यानी कि 5/12 पार्ट जो है वो तारिक और साजिद मिलके 1 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे इन 1 आवर। 1 घंटे में वो दोनों 5/12 कंप्लीट करें। अब चूंकि उन्होंने 2 घंटे काम किया था, 2 घंटे मिलके वो काम करते रहे, सो 2 घंटे में वो कितना काम कंप्लीट करेंगे। सो जॉब completed by Tariq and Sajid in 2 hours. 2 hours में कितना काम कंप्लीट करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/12 को, ये 1 घंटे का काम था, 2 आवर्स में कितना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये कैंसलेशन हो सकती है, 2 और 12 कट जाएंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5/6 जो है वो दोनों मिलके 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम फाइंड करेंगे कि अनफिनिश्ड जॉब कितनी है जिसको तारिक और इरफान ने कंप्लीट करना है। सो हम यहाँ पे अनफिनिश्ड जॉब वो हम फाइंड कर लेते हैं। अनफिनिश्ड जॉब जब भी फाइंड करनी हो, रिमेनिंग पार्ट फाइंड करना हो, तो कंप्लीटेड वर्क को हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 में से हम कंप्लीटेड वर्क था 5/6, इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आंसर आ जाएगा 6 एलसीएम, तो 6 - 5 यानी कि 1/6 पार्ट जो है वो जॉब का वो रिमेनिंग है जिसको तारिक और साजिद ने कंप्लीट करना है। अब तारिक और साजिद 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट कर सकते हैं हम ये फाइंड कर सकते हैं। चूंकि इरफान जो है, तारिक और इरफान 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट करेंगे ये हम फाइंड कर सकते हैं। चूंकि इरफान जो है वो 8 आवर्स में कंप्लीट करता है जॉब, तो 1 घंटे में कितना कंप्लीट करेगा, इसका 1/8 ले लेंगे, 1/8 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे जी जॉब कंप्लीटेड बाय तारिक एंड इरफान
in 1 hour। 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम कंप्लीट करेंगे। जैसे ऊपर हमने तारिक और साजिद का फाइंड किया है, बिल्कुल इसी तरह से हम तारिक और इरफान के दोनों के वर्क को यूनिट टाइम के वर्क को ऐड कर लेंगे। तो तारिक 1 घंटे में 1/6 कंप्लीट करता है, जबकि इरफान जो वो 8 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है, तो 1 घंटे में वो कंप्लीट करेगा 1/8। इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास ये इसका एलसीएम 24 आ जाएगा, और इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 7/24। वो दोनों 1 घंटे में इतना काम कर सकते हैं। अब 1/6 उसका जॉब जो है वो बाकी है, तो अब उसको कितने टाइम में फिनिश किया जाएगा, तो ये हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। टाइम टेकन बाय तारिक एंड इरफान, टाइम उन दोनों कितना टाइम लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे तारिक जो है वो 6 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट करेगा, तो हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया था 1/6। इसी तरह से अगर हमारे पास ये गिवन हो कि तारिक 1 घंटे में 1/6 पार्ट कंप्लीट कर सकता है, तो टोटल कितना टाइम लेगा, तो हम 1/6 जो 1 घंटे में कंप्लीट होता है वर्क, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि 6 आवर्स। सिमिलर वे में यहाँ पे ये तारिक और इरफान दोनों मिलके 1 घंटे में 7/24 वर्क कंप्लीट करते हैं। टोटल टाइम कितना लेगा, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 24/7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24/7 आवर्स। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, ये तो है अगर वो पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते स्टार्ट से एंड तक, फिर वो 24/7 आवर्स वो टाइम लेते। लेकिन वर्क जो कंप्लीट करने वाला बाकी अनफिनिश वर्क है वो सिर्फ 1/6 है, तो अनफिनिश वर्क को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये टाइम आ जाएगा। टाइम टेकन बाय तारिक and Irfan to complete unfinished work। अब वो काम कितना अनफिनिश्ड है, 1/6 है। टाइम कितना लगाएंगे, 24/7 पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इनका टाइम आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इनको कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे ये 6 4 24, तो 4/7 आवर्स टाइम वो लेंगे जो रिमेनिंग जॉब बाकी है। अब 4/7 इतना टाइम लिया है इरफान और तारिक ने, जबकि 2 आवर्स तक काम किया था साजिद और तारिक ने। तो टोटल टाइम फाइंड करना था, इन दोनों टाइम्स को ऐड कर देंगे, जितना टाइम इरफान ने और तारिक ने लिया है और जितना टाइम तारिक ने और साजिद ने लिया। तो टोटल टाइम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। टोटल टाइम to finish the job is equals to time taken by तारिक एंड साजिद, जो कि उन्होंने 2 घंटे काम किया था, 2 आवर्स के बाद साजिद छोड़ के चला गया था, एंड टाइम टेकन बाय तारिक एंड इरफान टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब, जो कि उन्होंने 4/7 आवर्स लिया है। तो ये हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। इसको एलसीएम लेके हम ऐड कर लेंगे, हमारे पास ये बन जाएगा, इसका 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 2 14 + 4 18/7 आवर्स ये टाइम लगेगा टोटल टू फिनिश दिस जॉब। इतने टाइम में ये तीनों मिलके इस जॉब को फिनिश कर लेंगे, जिस जॉब को तारिक अकेला 6 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं, साजिद 4 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं, जबकि इरफान 8 आवर्स में फिनिश कर सकते हैं। अब 18/7 को आप चाहें तो 2 आवर्स और 4/7 मिनट्स कह लें, आपको इसके इस तरह से लिखा रहने दें, तो इससे कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव कैलकुलेटर हो तो फिर ऐसे आप निकाल सकते हैं। चूंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सो इसको इसी फॉर्म में आंसर रहने देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन 6A। In question 6B, find the missing number to complete each the sum। हमें यहाँ पे ये missing numbers है, यहाँ पे ये missing number है, इनको find करना है, so that ये expression जो है ये equal हो जाए। ये हमारे पास arithmetic expressions की questions हैं, इसमें DMAS rules use करते हुए हम इनको solve करके unknown को find कर लेंगे। अब जैसे हमारे पास part 1 है, 9 + 8 - 5 = 2 टाइम एंड मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम इस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन डीमैथ्स रूल लगाते हैं। इसमें प्लस और माइनस एक ही लेवल के 2 ऑपरेटर्स हैं, तो 9 और 8 को ऐड करेंगे, 17 आ जाएगा -5। 17 में से 5 माइनस करें 12 होता है, और ये मिसिंग नंबर हमने फाइंड करना है, तो 12 को 2 पे डिवाइड कर दें, 12 / 2, तो हमारे पास मिसिंग नंबर आ जाएगा 6। सो दिस नंबर शुड बी 6, यहाँ पे ये 6 आएगा। इसी तरह से सेकेंड वन में हमारे पास 3 × 9 - 14 = 24 माइनस एंड देन अननोन नंबर। इस अननोन नंबर को हम यहाँ पे n का नाम भी दे सकते हैं, सपोज कर लेते हैं सम वेरिएबल, तो n कह दिया। अब यहाँ पे हमारे पास डीमैथ्स रूल अप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन जो है ये हायर लेवल का ऑपरेटर है एज कम्पेयर टू दिस माइनस। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 9 से, 3 9 = 27 - 14 = 24 माइनस n। 27 में से 14 माइनस कर देंगे, 13 आ जाएगा। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका साइन चूंकि नेगेटिव, हम इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और 13 को इस साइड पे ले आएंगे, 24 में से 13 माइनस कर देंगे, तो ये n की वैल्यू 11 आ जाएगी। सो सेकंड मिसिंग नंबर इज 11। उसके बाद थर्ड पार्ट में हमारे पास है 15 / 3 × 12 = 41 प्लस
अननोन नंबर, इस अननोन नंबर को हम n सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दो एक ही लेवल के ऑपरेटर्स है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 15 को 3 पे डिवाइड करना, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 15/3, या इसका डिवाइड करके आंसर लिखा जा सकता है। दोनों सूरतों में किया जा सकता है। 41 + n, ये कट जाता है 3 और ये 15 कट जाएंगे 5 के टेबल में, तो ये 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 इक्वल्स टू 41 + n। n फाइंड करना तो 41 को 60 में से माइनस कर देंगे, तो n की वैल्यू आपके पास 60 - 41 19 आ जाए। थर्ड हमारे पास मिसिंग नंबर इज 19। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। 24 डिवाइड बाई 4 + 5 इक्वल्स टू 66 डिवाइड बाई मिसिंग नंबर को n कहते हैं। अब यहाँ पे दो डिफरेंट लेवल के ऑपरेटर्स हैं, एक डिवीजन है और एक प्लस है। डिवीजन हायर लेवल ऑपरेटर है, तो हम यहाँ पे 24 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 6 आता है। फ्रैक्शन में चेंज करके भी किया जा सकता है। 6 + 5 66, और ये डिवीजन का साइन तो इसको फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। 66/n आ जाएगा। फ्रैक्शन में चेंज कर दिया डिवीजन साइन को। अब 6 और 5 को ऐड कर दें 11 होता है 66/n। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 के ऊपर नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11n इक्वल टू 66, और n की वैल्यू आ जाएगी 66 को 11 पे डिवाइड कर दे तो आंसर 6 आ जाता है। सो फोर्थ मिसिंग नंबर इज 6। हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं फिफ्थ की। 8 × 6 - 13 + 3 इक्वल टू 7 × 6 माइनस मिसिंग नंबर, जिसे हम n का नाम दे। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तीन ऑपरेटर्स हैं। मल्टीप्लिकेशन जो हायर लेवल का ऑपरेटर, तो पहले हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे दो प्लस और माइनस लोअर लेवल के ऑपरेटर्स हैं, बाद में इनको सॉल्व करेंगे। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। ये दोनों एक लेवल के ऑपरेटर्स हैं। -13 + 3 इनको सॉल्व किया जा सकता है। -13 + 3 सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -10। 7 और 6 अगेन मल्टीप्लीकेशन हायर लेवल का ऑपरेटर, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया 42 - n। 48 में से 10 माइनस करें 38 होता है। 42 - n। अब n का साइन नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और 42 में से 38 को इधर लाके माइनस कर देंगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो इस तरह से हमारे पास ये लास्ट मिसिंग नंबर इज 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन 6b। In question 6c, there are 7 students in the group having ages given. Calculate mean, median, mod and range of these ages. Also define these mentioned terms. हम यहाँ पे हमने mean, median, mod और range को define करना है और given data के mean, median, mod और range find करनी है। तो अब शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इन टर्म्स को define करते हैं। mean of data, we define mean as it measures the central location of data, central location of data. Mathematically it is mean is sum of values divided by number of values. Its formula is x bar represent mean is equals to sum over n or summation x over n statistical form, and we add all these values 17 plus 17 plus 18 plus 18 18 plus 19 plus 19. These are the 7 values, so divide by 7. So इन सब को हम प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 126 डिवाइड बाई 7। आंसर इज 18। 18 इज द मीन ऑफ दिस डेटा। हमारे पास सेकंड टर्म है मीडियन, तो मीडियन को हम डिफाइन करेंगे मिडल वैल्यू ऑफ द अरेंज डेटा। मीडियन इट इज द मिडल वैल्यू ऑफ द अरेंज्ड डेटा। अब हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं तो इनमें मिडल वैल्यू हमें मिल जाएगी। ऑलरेडी डाटा जो होंगे हमारे पास, ये डाटा जो है ये अरेंज्ड फॉर्म में है, तो इसके अंदर जो मिडल वैल्यू होगी दैट विल बी द मीडियन। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इनको लिखें हम, यहाँ पे मैं रीराइट कर लेता हूँ 17 17 18 18 18 19 एंड 19। हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू मिडल में आती है। इन सब 3 वैल्यूज इससे स्मॉलर हैं, 3 वैल्यूज इसके ग्रेटर हैं, राइट साइड पे हैं, 3 लेफ्ट पे हैं। सो इसका मीडियन आ जाएगा, मीडियन ऑफ दिस डाटा विल बी 18। नेक्स्ट टर्म हमारी है मॉड। इसे हम डिफाइन करेंगे इट इज़ द मोस्ट कॉमन वैल्यू और मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा,
इन द डाटा। जो वैल्यू सबसे ज्यादा मरतबा रिपीट होगी उसे हम मॉड कहेंगे। और हमारे पास यहाँ पे 18 जो है वो 3 टाइम रिपीट होता है। 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19। तो 17 2 टाइम रिपीट हुआ है, 19 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, जबकि 18 जो है वो 3 टाइम अपीयर हुआ इस डाटा में। सो मोस्ट अपीयर्ड वैल्यू या रिपीटेड वैल्यू जो है वो 18 है। इट मींस मॉड ऑफ दिस डाटा इज आल्सो 18। लास्ट टर्म हमारे पास है रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज को हम डिफाइन करते हैं। रेंज इट इज द डिफरेंस between maximum and minimum value of the data. Maximum and minimum value of the data. So यहाँ पे इस डाटा में हमारे पास रेंज मैक्सिमम वैल्यू डाटा में 19 है, मिनिमम वैल्यू 17 है। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस कर देंगे। सो रेंज ऑफ दिस डाटा इज 2। तो इस तरह से हमने इसको इन टर्म्स को डिफाइन भी किया और डाटा के लिए हमने इनकी वैल्यूज कैलकुलेट की। तो ये हमारा क्वेश्चन 6C कंप्लीट हुआ। In question 7A, Mushtaq, Parvez, Ehsan, Umair, Sleem are friends having different heights and weights. Mushtaq weighs 4 times as much as Parvez. Parvez weighs double than Ehsan. Ehsan weighs half as much as Umair. And Umair weighs half as much as Sleem. And then हमारे पास ये 5 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स करने। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास ये 5 फ्रेंड्स हैं। मुश्ताक है, परवेज़ है, एहसन है, उमैर एंड सलीम। इनके हमें वेट्स गिवन है। मुश्ताक वेज 4 टाइम्स एज मच एज परवेज़। सेकंड कंपैरिजन हमें गिवन है परवेज़ वेज डबल एज मच एज एहसन एंड एहसन वेज हाफ एज मच एज उमैर। फाइनली एहसन वेज हाफ एज मच एज उमैर एंड उमैर वेज हाफ एज मच एज सलीम। तो यहाँ पे हम इनको अरेंज कर लेते हैं, ऑर्डर में कर लेते हैं। इनका पहले हम इन इक्वेशंस लिख लेते हैं, बना लेते हैं। मुश्ताक वेज, मुश्ताक को हम यहाँ पे एम से डिनोट कर देंगे, परवेज़ को पी से, एहसन को ई से, उमैर को यू से और सलीम को एस से। ये हम इनके शॉर्ट नेम्स ले लिए। मुश्ताक वेज मीन्स एम, वेज हेल्पिंग वर्ब है, इक्वलिटी का साइन लगा देंगे। 4 टाइम्स तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज मच एज परवेज मीन परवेज। सेकंड है परवेज वेज हेल्पिंग वर्ब, इक्वलिटी साइन आ गया। डबल टू दैट ऑफ एहसन, डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एहसन के वेट को। देन हमारे पास एहसन वेज, एहसन ई वेज इक्वलिटी साइन, हाफ तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया एज मच एज उमैर। एंड लास्टली उमैर वेज हाफ एज मच एज सलीम, तो यहाँ पे हाफ एस आ जाएगा। तो ये हमारे पास 4 रिलेशंस हमें गिवन थे, हमने वो 4 रिलेशंस बना लिए। अब हमारे पास यहाँ पे देखें फर्स्ट रिलेशन में p के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सेकंड इक्वेशन में हमारे पास p यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम इनको दोनों के इक्वल बनाने के लिए हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड इक्वेशन को। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 4p इज इक्वल्स टू 8e। ये सेकंड रिलेशन हमारे पास अपडेट होकर बन गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एहसन ई सेकंड रिलेशन में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है, और यहाँ पे ई का कोफिशिएंट 8 है, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में ई का कोफिशिएंट 8 बनाने के लिए हम इसको थर्ड इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 8e इक्वल्स टू, जब 1/2 u को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4u। अब यहाँ पे हमारे पास u थर्ड में आ रहा है हमारे पास, तो इधर ये इसके साथ फोर्थ इक्वेशन में u आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4u इक्वल्स टू 1/2 s को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये बन जाएगा 2s। सो अब हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। m इज इक्वल्स टू 4p, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, एंड 4p इज इक्वल्स टू 8e, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, एंड थर्ड इक्वेशन में 8e इक्वल्स टू 4u, एंड फोर्थ इक्वेशन 4u इक्वल्स टू 2s। अब हम इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग इनको हम अरेंज कर लेते हैं। ये सारी वैल्यूज इक्वल हो गई हैं। जब हम इनको अब अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हम m को लिख लेते हैं, m फॉर मुश्ताक, देन नंबर आता है 2s, 2 के बाद हमारे पास नंबर कोफिशिएंट आता है वो 4,
तो 4p, इस तरह से u के साथ भी 4 है तो 4u, और सबसे लार्जेस्ट नंबर है 8e। अब जैसे जैसे इनके कोफिशिएंट इंक्रीज हो रहे हैं उनका जो वेट है वो बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, इस रिलेशन से हम बना सकते हैं m इज़ द मोस्ट हैवीएस्ट पर्सन और उसका वेट ग्रेटर है सलीम से, सलीम का वेट ग्रेटर है परवेज़ से, परवेज़ और उमैर का वेट दोनों का इक्वल है और उमैर का वेट ग्रेटर है एहसन से। तो ये हमारे पास एक चेन बन गई। अब हम यहाँ पे तमाम आंसर्स कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द हैवीएस्ट अमंग द 5, तो ये हमारे पास इसका आंसर, ये सबसे पहले मुश्ताक इज़ द हैवीएस्ट पर्सन, तो इसका आंसर मुश्ताक आ गया। मुश्ताक इज़ द हैवीएस्ट पर्सन। देन हमारे पास हु इज़ द सेकंड हैवीएस्ट, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास सलीम आता है, सो सलीम इज़ द सेकंड हैवीएस्ट पर्सन। हु हैज़ द लोएस्ट वेट, जो सबसे एंड पे आता है वो लोएस्ट वेट यानी कि एहसन, सो एहसन हैज़ लोएस्ट वेट। हु आर इक्वल इन वेट्स, तो यहाँ पे हमारे पास P और U के दरमियान इक्वल का साइन है, तो सो परवेज एंड उमैर हैव इक्वल वेट, परवेज एंड उमैर दे हैव सेम वेट। मेंशन द डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया है, इसको दोबारा से अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे इसको, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मुश्ताक, सलीम, परवेज, उमैर और एहसन। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। ये था क्वेश्चन 7A। इन क्वेश्चन 7B, अ फार्मर नीड्स टू बिल्ड अ बाउंड्री वॉल अराउंड द फार्म इफ एरिया ऑफ द फार्म इज 484 स्क्वायर मीटर, what will be the total area of the wall if it is 2 meter high on 3 sides while 3 meters high on one side। फार्मर के पास एक स्क्वायर फॉर्म है जिसका एरिया 484 स्क्वायर मीटर है, उसकी 3 साइड पे उसने वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी हाइट 2 मीटर होगी, जबकि 4th साइड पे जो वॉल उसने कंस्ट्रक्ट करनी है उसकी हाइट 3 मीटर होगी। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द वॉल फाइंड करना है। ये हमारे पास एक सपोज स्क्वायर फॉर्म है जिसका एरिया हमें गिवन है, एरिया इसका है 484 स्क्वायर मीटर। क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म है लिहाजा इसकी जो ईच साइड होगी वो सेम होगी, तो यहाँ पे सपोज इसकी साइड ये ए है तो ये साइड भी ए के इक्वल होगी और 4 साइड्स आर इक्वल, तो हम यहाँ पे इसका एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये एरिया हमें गिवन है 484, तो यहाँ पे हम इसका दोनों साइड पे अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो इसकी ये साइड की लेंथ आ जाएगी 484 स्क्वायर रूट, और ये 484 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 22, तो 22 मीटर जो है ईच साइड है इसके फार्म की। अब इसमें जो 3 साइड्स इसकी वॉल्स हैं उसकी हाइट 2 मीटर रखनी है। यहाँ पे इसकी हाइट जो है इस तरह से ये 2 मीटर हाइट होगी, ये वाली हाइट 2 मीटर, इस तरह से ये वाली साइड जो है ये भी हाइट इसकी भी 2 मीटर होगी यहाँ तक, ये हाइट भी 2 मीटर, और ये 3rd साइड इधर जो वॉल होगी उसकी हाइट भी 2 मीटर होगी, जबकि ये 4th साइड इसकी हाइट 3 मीटर होगी। तो अगर हम यहाँ पे इस वॉल का एरिया, दिस वॉल और ये वॉल और इसी तरह से ये वाली वॉल, इन तीनों का एरिया सेम होगा बिकॉज इनकी डायमेंशन सेम है, तो हम यहाँ पे किसी एक वॉल का एरिया कैलकुलेट करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ वॉल, और इसकी डायमेंशन है हमारे पास 2 मीटर हाई है और 22 मीटर लॉन्ग है। एरिया ऑफ वॉल 2 मीटर हाई एंड 22 मीटर लॉन्ग इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 22, तो ये आ जाएगा 44 स्क्वायर मीटर। टोटल 3 वॉल्स हैं, सो एरिया ऑफ 3 वॉल्स, एरिया ऑफ 3 वॉल्स इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 44 मीटर का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 132 मीटर स्क्वायर। ये 3 वॉल्स का एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ 4th वॉल, एरिया ऑफ 4th वॉल 3 मीटर हाई
और इसकी जो लेंथ है वो 22 मीटर ही है एंड 22 मीटर्स लॉन्ग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 22 इक्वल टू 66 मीटर स्क्वेयर। सो इसी तरह से हम टोटल एरिया फाइंड करना है। टोटल एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो ये इन दोनों को प्लस कर देंगे 132 प्लस 66, तो ये हमारे पास आ जाएगा 198 मीटर स्क्वेयर। ये टोटल एरिया आ गया। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। टोटल एरिया आ गया इसका वॉल का, जो कि स्क्वायर फॉर्म के अराउंड बिल्ड की गई जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन 7B। इन क्वेश्चन 7C 5 गर्ल्स ABCDE 4 boys WXYZ have to go to a trip in 3 cars. The following restrictions for sitting in a car are to be observed. Number 1, only 3 persons can sit in a car. At least 1 girl and 1 boy must be in a car. A and D should be remain together. Z cannot sit at all with B or C in the same car. Distribute the boys and girls in these 3 cars. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। 5 गर्ल्स हैं ABCDE, 4 बॉयज हैं WXYZ। इन ईच कार 3 पर्सनस होंगे। हर कार में एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल मस्ट होना चाहिए एंड A and D should be in the same car और Z cannot be in car B और C with B और C। तो ये हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। हमने इनको 3 कार्स में 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स को एडजस्ट करना है। किस तरह से ये इनकी सिटिंग हो सकती है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं, उनमें किसी एक को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे ये 3 कार्स हैं, थर्ड वन। अब यहाँ पे हर एक में 3 लोगों का होना ज़रूरी है। 3 पर्सनस इन ईच कार, तो 3 इसमें आ जाएंगे, 3 सेकंड में आ जाएंगे, 3 थर्ड में आ जाएंगे। हर एक में 1 बॉय और 1 गर्ल का होना मस्ट है और इस तरह से A एंड D मस्ट बी टुगेदर। लिहाजा हम यहाँ पे एक कार में A और D को बिठा देते हैं। ये इन एनी पॉसिबल केस ये फिक्स हो जाएंगे। Z कैन नॉट सिट विद B और C, तो हम यहाँ पे इसको बना देते हैं ये Z B के साथ या फिर Z C के साथ। ये दोनों इकट्ठे नहीं बैठ सकते, हम इनको यूं क्रॉस कर देते हैं कि ये, तो इसका हम सोल्यूशन यूं निकालते हैं क्योंकि B और C के साथ नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे कार 1 में A और D है, यहाँ पे B भी C नहीं है, C भी नहीं है, तो हम यहाँ पे सपोज अगर Z को बिठा दें तो ये हमारा मसला जो है ये सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे हमने A D के साथ Z को बिठा दिया। अब चाहें तो B और C दोनों कार नंबर 2 में आ जाएं या दोनों सेपरेट थर्ड कार में हो जाए। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी कि B यहाँ पे आ जाए और C इधर आ जाए। तो हमने ये गर्ल्स 4 गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हम हमारे पास 1 गर्ल बच गई है। अब ये जो कंडीशन थी हमारे पास एटलीस्ट 1 गर्ल इन ईच कार, तो यहाँ पर A D B और C ये हर कार में 1 गर्ल्स का यहाँ पे उसकी मौजूदगी हो गई है। कंडीशन ये पूरी हो गई है। अब E को अब चाहें तो यहाँ पर B के साथ इसको अरेंज कर दें, सेटल कर दें, या C के साथ कर दें। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इसकी B और E के बारे में या C और E के बारे में, लिहाजा ये पॉसिबिलिटी है। अब हमने बॉयज़ में से 1 बॉय को अपने Z को बिठा दिया, बाकी 3 बॉयज़ को सेटल करना है। तो हम यहाँ पे एक W को यहाँ पे अगर हम सेटल कर दें B और E के साथ, तो ये एक और C के साथ हम यहाँ पे X और Y को एडजस्ट कर दें, तो हमारे पास ये एक अरेंजमेंट हो गया जिसमें हम ऑल 5 गर्ल्स और 4 बॉयज़ को 3 कार्स में एडजस्ट कर सकते हैं। अदर पॉसिबिलिटी में भी एक दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे B और C को इधर इकट्ठा कर दें और E को यहाँ पे ले जाएं थर्ड कार के अंदर, और उसी तरह से जैसे पहले बॉयज़ का था यहाँ पे इसके साथ एक बॉय W को आ जाए और यहाँ पे E के साथ X और Y, ये अनदर अरेंजमेंट बन जाती है हमारे पास। एक और अरेंजमेंट यहाँ पे हम W बॉय की बजाय यहाँ पे हम X को कर दें, तो यहाँ पे W और Y इस थर्ड कार में, ये एक और अरेंजमेंट। सिमिलरली यहाँ पे हम इसको Y को कर दें सेकंड कार में और X और W को थर्ड कार में कर दें, ये एक और अरेंजमेंट। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। यहाँ पे और कोई इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिहाजा इनमें से किसी एक को भी एक्सप्लेन कर दें तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो ये था हमारा 7C क्वेश्चन।
In question 8b, blood group of inhabitants of a village were checked. It was found that 600 people possessed blood group A, 650 possessed blood group B, 550 had blood group of AB, and 200 have blood group of O positive. O. Calculate the probability having blood group B. Calculate the probability having blood group O. इस क्वेश्चन ये probability का क्वेश्चन है जिसके अंदर इस क्वेश्चन में हमारे पास 600 लोगों का ब्लड ग्रुप जो है A है, 650 लोगों का ब्लड ग्रुप B है, 550 लोगों का ब्लड ग्रुप जो है वो AB है और 200 उनका ब्लड ग्रुप O है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऐसे लोगों की, अगर हम एक पर्सन सेलेक्ट करें उसका ब्लड ग्रुप B होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन का ब्लड ग्रुप O हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, सपोज A be an event, suppose an event A be an event that blood group is A। इसी तरह से हम B हम event रख लेते हैं that the blood group of a person is B। C हम event suppose कर लेते हैं that the blood group of a person is AB, और D हम event suppose कर लेते हैं that ब्लड ग्रुप ऑफ ए सिलेक्टेड पर्सन इज O। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप A वाले लोगों की तादाद हमें यहाँ पे गिवन है, 600 लोगों का ब्लड ग्रुप A है, सो नंबर ऑफ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप A इज 600, एन ऑफ A 600 हो जाएगा। ब्लड ग्रुप B के लोगों की तादाद 650 है और B ब्लड ग्रुप के लोगों को हमने B से डिनोट किया है, सो एन ऑफ B विल बी 650। AB ब्लड ग्रुप के लोगों को हमने C से इवेंट का नाम दिया है, तो एन ऑफ C विल बी, ये हमें गिवन है 550 लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB है, तो ये आ जाएगा 550। और ब्लड ग्रुप O को हमने इवेंट D से रिप्रेजेंट किया है और इसमें 200 लोगों का ब्लड ग्रुप O है, तो एन ऑफ D विल बी 200। इन सब को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ये सैम्पल स्पेस बन जाएगी जिनका ब्लड ग्रुप चेक किया गया है, तो एन ऑफ S विल बी सम ऑफ ऑल दीज ब्लड ग्रुप्स, और इन सब को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2000। टोटल 2000 लोगों का ब्लड ग्रुप जो है चेक किया गया है, उनमें से 600 लोगों का ब्लड ग्रुप A है, 650 का ब्लड ग्रुप B है, 550 का AB है एंड 200 का O है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास, वी नो दैट फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ब्लड ग्रुप B डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पर्सन्स चेक्ड फॉर द ब्लड ग्रुप। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो कि हमने फाइंड करनी है इसका फर्स्ट पार्ट में, ये इक्वल आ जाएगी हमारे पास एन ऑफ B, कितने लोगों का ब्लड ग्रुप B था, डिवाइड बाय द सैंपल स्पेस, कितने लोगों का ब्लड ग्रुप चेक किया गया, तो एन ऑफ B हमारे पास है 650, डिवाइड बाय 2000 लोगों का ब्लड ग्रुप चेक किया गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाता है, 5 पे फिर कट जाता है ये 5 के टेबल में, तो ये हमारे पास इसका आंसर हम इसका लिख सकते हैं, तो ये 13 पे जाएगा, 13 5 65 और ये 40 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 13/40। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। डेसिमल में लिखना चाहें इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डेसिमल में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये 0.325, ये प्रोबेबिलिटी आ गई ब्लड दैट अ पर्सन विच इज रैंडमली सिलेक्टेड हैविंग अ ब्लड ग्रुप ऑफ B। देन हमने फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैविंग अ ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप O, तो हमारे पास ये ब्लड ग्रुप O के लोगों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसे हमने D से रिप्रेजेंट किया O के लिए, तो ये आ जाएगा एन ऑफ D डिवाइडेड बाय एन ऑफ S, तो O ब्लड ग्रुप के 200 लोग हैं, एन ऑफ D इज 200 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस साइज इज 2000, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 2 के टेबल में काट दें तो ये 1/10 आ जाता है, तो 1/10 इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप O, या डेसिमल में लिखें तो ये 0.1 हो जाए। तो ये था क्वेश्चन 8B। इन क्वेश्चन 8C, a group of 50 men can construct a 20 kilometer road in 40 days. How long will 70 men take to complete same length of road? ये हमारे पास proportion का क्वेश्चन है, और proportion के क्वेश्चन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जिनमें से एक वेरिएबल फिक्स है, लेंथ ऑफ रोड remains same length of road, so it's not variable, फिक्स है यहाँ पर, जबकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स बच गए। इसका मतलब एक मैन 50 मैन कैन कंप्लीट इन 40 डेज, एंड सेकंड हमारे पास हाउ लॉन्ग टाइम है ये फाइंड करना है, 70 मैन विल कंप्लीट द
सेम लेंथ ऑफ रोड। तो ये सेकंड हमारे पास डाटा आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मैन गिवन है 50, वर्किंग डेज गिवन है 40 डेज। देन हमने फाइंड करना है हाउ मैनी डेज और हाउ लॉन्ग। सो एक्स फाइंड करना है, हमने वेरिएबल एक्सपोज कर लिया एंड देन 70 मैन, तो ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हमारे पास मैन और डेज का जो प्रोपोर्शन है उसमें हम देख सकते हैं, ये ट्राई का हमारे पास यहाँ पे वर्क जो कि रोड कंस्ट्रक्शन है, दूसरा वेरिएबल मैन है, तीसरा डेज। एंड वी नो मैन और डेज के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है, जबकि मैन और वर्क के दरमियान डायरेक्ट और वर्क एंड डेज के दरमियान में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। सो हमारे पास यहाँ पे मैन और डेज है, इसका मतलब यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है मैन और डेज के दरमियान। और हम प्रोपोर्शन को डिफाइन करते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन को, इनवर्स प्रोपोर्शन व्हेन बोथ क्वांटिटीज वेरीज इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ क्वांटिटीज वेरी इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। जब दोनों क्वांटिटीज़ जो है अपोजिट डायरेक्शन में वेरी कर रही हो, मीन्स एक कम हो रही हो और दूसरी इंक्रीज़ हो रही हो, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। एक क्वांटिटी डिक्रीज़ और दूसरी इंक्रीज़ हो, या एक इंक्रीज़ होने से दूसरी डिक्रीज़ हो, तो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। और डेज हमने फाइंड करने, तो इसके साथ हमेशा हम जो चीज़ फाइंड करनी अपवर्ड एरो आ जाएगा। मैन चूँकि इनवर्स प्रोपोर्शन है और इनवर्स प्रोपोर्शन को हमने डिफाइन किया है कि अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यूज़ वेरी करती हैं, लिहाजा यहाँ पे जो हमारा सेकंड एरो आएगा वो इसका अपोजिट डायरेक्शन यानी कि डाउनवर्ड आएगा। नाउ दीज एरोज विल गाइड टू मेक द फ्रैक्शंस। अब इस एरो की डायरेक्शन में अगर हम मूव करें तो पहले हमारे पास 40x आता है और फिर 40 आता है, सो ये x ओवर 40 फ्रैक्शन बन जाएगी। मैन में अगर हम एरो के लॉन्ग मूव करें तो पहले 50 आता है, जो चीज़ पहले आएगी उसे ऊपर लिखेंगे और जो बाद में उसे डिनोमिनेटर में, तो 50 ओवर 70 हो जाएगा। दरमियान में इक्वलिटी साइन, अब यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 40 को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 5 ओवर 7 से, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 200 ओवर 7, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 200 ओवर 7 डेज। तो ये था हमारा 8C क्वेश्चन। नाउ इन क्वेश्चन 8D, Zahid left a property worth 1750,000. His family had to pay off a debt of 150,000. The rest of money was distributed between son and a daughter. How much did each child receive if the share of son was double to that of the daughter? इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल जो वर्थ है प्रॉपर्टी की वो है 17,50,000, जिसमें से 1,50,000 जो वो डेट पे करना है, लिहाजा पहले हम इसमें से डेट पे कर देंगे तो हमारे पास जो नेट अमाउंट आ जाएगी जो कि डिस्ट्रीब्यूट होनी है। सो हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी वो हमारे पास है 17,50,000। इसमें से जो डेट पेमेंट है, डेट पेमेंट वो है 150,000 की, तो इसमें से 150,000 हमारे पास ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट आ जाएगी, नेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट वो 17,50,000, 17,50,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,50,000, तो ये नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 1,600,000 या 16 लाख। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिट अमंग द सन एंड डॉटर, और हम यहाँ पे लिखेंगे रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ सन एंड डॉटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2:1, 2:1। इसका मतलब ये होगा शेयर ऑफ सन वो उसकी रेशियो 2 है तो वो 2 का मल्टीपल यानी कि 2x होगा, शेयर ऑफ डॉटर वो उसकी रेशियो 1 है तो 1 का मल्टीपल होगा। इन दोनों का सम कर लेंगे तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट आ जाएगी जो कि 150,000 है। टोटल इनका सम कर लेंगे 2 + 1x = 3x, और ये हमें टोटल जो है जो अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो इसको 1,600,000 के इक्वल रख देंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये आ जाएगी 1,600,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे शेयर ऑफ सन के अंदर 2x के अंदर और इसके अंदर। अब चूंकि शेयर ऑफ डॉटर जो है वो x से हमने सपोज किया है तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू होगी ये हमारे पास शेयर ऑफ डॉटर आ जाएगा
और इसका डबल कर देंगे तो वो शेयर ऑफ सन आ जाएगा। शेयर ऑफ सन इज इक्वल्स टू 2x, 2 टाइम 1600,000 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3200,000 डिवाइड बाई 3। ये अमाउंट आ गई, शेयर आ गया सन का। इसी तरह से शेयर ऑफ डॉटर ये आ जाएगा 1x मीन्स 1600,000 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए, दोनों के शेयर्स आ गए सन एंड डॉटर के। तो ये था 8D क्वेश्चन। ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं इस पेपर के बाकी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।